हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं अगस्त 2022 की। तो आज मैं आप लोगों से जो चर्चा करने वाला हूं, यहां पर 5 नवंबर 2020 का ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है आपके सामने, और मैंने इसके संबंध में आप लोगों के लिए पार्ट ए और पार्ट 2 यानी ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के दोनों जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज जो है 5 नवंबर 2020 का जो प्रश्न हम करने वाले हैं 51 से, ये पार्ट 3 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो जाके आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। समाज कार्य के जितने भी प्रश्नों पर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ, ये जो ऑप्शन में 4 पॉइंट्स मिलते हैं, 4 ऑप्शन जो मिलते हैं, इन चारों ऑप्शन को मैं व्याख्या भी कर रहा हूँ आप लोगों से, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता रहा हूँ और नोट्स भी करवा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है प्रश्न है विगत वर्ष का 5 नवंबर 2020 का। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2022 में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही PDF मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि मैंने अगर टिक लगा दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को, तो आपको इसी तरीके से PDF जो है मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का ये पहला प्रश्न, और 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक उपागम MG रॉस का नहीं है। यहाँ से प्रश्न है, पूछा गया है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है MG रॉस, जिसका नाम आप भलीभांति तरीके से मालूम है मुर्रे जी रॉस। और मुर्रे जी रॉस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सन 1955 वर्ष आपके सामने आता है। तो इन्होंने सामुदायिक संगठन के 3 प्रमुख दृष्टिकोणों की पहचान किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली सामान्य रूपरेखा या सामान्य, अगर हम बात करें रूपरेखा दृष्टिकोण या उपागम का नाम आता है पहले नंबर पर। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो विशिष्ट रूपरेखा दृष्टिकोण आता है या उपागम आता है। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रक्रिया उपागम आता है या दृष्टिकोण आता है। तो ये रॉस का महोदय, तो ये 3 इस तरीके से उन्होंने बताया। अच्छा, अब जो अगर हम बात करें इसमें और भी विद्वान के नाम आते हैं। सपोज अगर मैंने आप लोगों से बात किया रॉथमैन के बारे में, रॉथमैन महोदय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रारूप को बताया 3 टाइप को इन्होंने भी। एक बताया इन्होंने स्थानीय विकास, दूसरा इन्होंने कहा सामुदायिक नियोजन, या आप ये कह लीजिए सामाजिक नियोजन या नीति बोल लीजिए, बात दोनों एक है। और जो तीसरा इन्होंने बताया सामुदायिक क्रिया बताया था, या सामाजिक क्रिया भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 टाइप का किसने बताया था, याद रखेंगे सभी लोग। ये बताए गए थे किसके द्वारा, रॉथमैन द्वारा बताए गए थे। हाँ, यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सन 1968 में इन्होंने जब बताया तो उसका नाम रखा था अवस्थित विकास रखा था, और सामुदायिक नियोजन रखा था, वही था। ठीक, और अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो है सामाजिक क्रिया का, तो उन्होंने सामुदायिक क्रिया ठीक वही रखा था। केवल एक ही 2001 में इन्होंने जब परिशुद्धता की बात किया करने लगे तो इस तरीके से नाम परिवर्तित कर दिया, और ये 1968 में अवस्थित का नाम आता है। इसी के आधार पर मॉडल दिए, कॉपी किया सिद्दीकी ने सन 1997 में। तो इसने कहा कि प्रतिवेश विकास का मॉडल होगा एक, प्रतिवेश विकास का मॉडल होगा एक, और एक व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल होगा, और एक इन्होंने जो बताया संरचनात्मक बताया। तो ये 3 चीज़ें आप सिद्दीकी महोदय के बारे में भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि केवल मैंने सामाजिक योजना का जो निर्माण उपागम की बात किया यही नहीं है, ऑप्शन नंबर 51 का और आज का पहला जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम लोग। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रक्षेपण का अर्थ निम्नलिखित के साथ चीज़ों को देखने की बात कर रहे हैं। प्रक्षेपण आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, जरा मुझे बताने की कोशिश करें।
नहीं, प्रेक्षण, प्रेक्षण, हाँ ऑब्जर्वेशन और निगरानी। प्रेक्षण। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो प्रेक्षण का एक प्रक्रिया बताया है, बेसिकली इसको अगर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको ऑब्जर्वेशन को भी साथ लेके चलते हैं प्रेक्षण में। तो किसी जीव या प्राणी जैसे मानव द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा अथवा किसी अन्य कृत्रिम उपकरण के द्वारा, ठीक है, बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना है, तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रेक्षण कहलाता है। परंतु उसमें भेदभाव नहीं होता है, इसलिए ये आप काट देंगे, है ना, उसमें आप काट देंगे। अनेकों प्रयोजन के साथ होता है। ऑब्जर्वेशन आप अनेकों के साथ कर सकते हैं। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, कृत्रिम उपकरण, बाह्य जगत, तो आप इसके साथ साथ जब मैंने अन्य कृत्रिम उपकरण को जोड़ा या बाह्य जगत को जोड़ा तो ऑटोमेटिक अनेक प्रयोजन यहाँ पे आ जाते हैं। बिना किसी प्रयोजन से नहीं, प्रयोजन होता है, बिना किसी प्रयोजन से कोई काम ही नहीं होता प्रेक्षण में, ऑब्जर्वेशन में। और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, तो महत्वपूर्ण चर्चा के लिए नहीं बल्कि एक एक्टिविटी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपका गलत हो जाएगा, डी भी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर संरचना की समझ को लेकर जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण चर्चा नहीं होती है, ये संरचना की समझ स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आपका केवल बी और जो ई वाला ऑप्शन है यही प्रेक्षण के अर्थ को सही बता रहा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत बता रहे हैं। और जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, बी वाला इस वजह से करेक्ट मान लिया जाएगा। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न हमारे सामने है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। आप लोगों को पहले भी एक प्रश्न मैंने ये करवा चुका हूँ, जब 2021 करवा रहा था, यहाँ पे प्रश्न रिपीटेड भी थे, कुछ मिला हुआ था, आप लोगों ने किया भी था। तो 2018 में भी ये प्रश्न आए हुए थे। तो देखिए, नारीवादी समाज कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं, फेमिनिस्ट सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस की जब बात करते हैं तो भी उसका नाम आता है 2002 में, किसका नाम आता है, लीना डेमी नेल्ली का नाम आता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का भी 2002 में आई हुई थी। तो ये बेसिकली फेमिनिस्ट सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बात की गई थी। लेकिन जब इन्होंने नारीवादी समाज कार्य का कॉन्सेप्ट दिया था तो वह वर्ष था 1989। कार्य केंद्रित समाज कार्य, देखो अगर कार्य केंद्रित चिकित्सा पूछा जाता तो बात दूसरी बन जाती, लेकिन कार्य केंद्रित समाज कार्य की पद्धति पूछ लिया गया। पद्धति का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। केंद्रित का मतलब क्या होगा, पद्धति का मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो पीटर मार्क्स के द्वारा और मार्क देओल के द्वारा दिया गया था सन 1992 में। तो याद रखिएगा सभी लोग, पीटर मार्क्स का भी नाम आता है यहाँ पर। पीटर मार्क्स तो दिए गए हैं, लेकिन एक नाम आता है मार्क्स देओल का भी नाम, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इनका भी नाम, देओल का नाम। इन्होंने सन 1992 में ये दिया था। फिर उसके बाद कल्याण अधिकार अभ्यास की बात होती है या पद्धति की बात होती है तो नील बेटमैन के द्वारा दिया गया था। नील बेटमैन अगर जब हम बात करते हैं तो इनका वर्ष आता है सन 2006। और जब हम बात करते हैं संकट हस्तक्षेप की पद्धति के बारे में तो आपने नाम सुना होगा लीडिया रिपोर्टर के बारे में। लीडिया रिपोर्टर ने सन 1975 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अब आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 का 4 होगा। कौन सा मैच हो रहा है, बी का 1, आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने 54 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट करता है। अब अधिकारों को अवधारणा जो बता रहा है वो कौन कौन सा एक्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। नैतिक अथवा सामाजिक रूप से सही अथवा न्याय संगत उचित व्यवहार हो तो ये जाहिर सी बात है अधिकारों को अवधारणा को स्पष्ट करेगा। न्यायोचित दावे का औचित्य बात हो तब भी वो आपका क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। विधिक अथवा नैतिक रूप में अध्यर्थ, ठीक है, अध्यर्थ वस्तु की बात करेंगे तो भी आपका रिप्रेजेंट होगा अधिकारों की अवधारणा में। निर्धारित समुच्चय का अनुपालन करने के लिए लोगों को बाध्य करना, ये आपका गलत हो जाएगा, लोगों को बाध्य नहीं करता है। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन ए बी सी लगाइए। तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी में दिया गया है 4 में, यही आपका सही। एक वर्ष से कम आयु के बालकों के मृत्यु दर की क्या संज्ञा दी जाती है। देखिए 1 वर्ष से कम तो वो शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक
ठीक है, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं बाल मृत्यु दर के बारे में, तो बाल मृत्यु दर उन बच्चों की संख्या होगी जो प्रत्येक वर्ष 5 साल की आयु तक पहुँचने से पहले ही वो एक्सपायर कर जाते हैं या मर जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाल मृत्यु दर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, उन बच्चों की संख्या होगी जो प्रत्येक वर्ष में, अगर हम बात करें 5 वर्ष की आयु के पहुँचने से पहले ही व्यक्ति या बच्चा जो है एक्सपायर कर जाता है, तो उसको बाल मृत्यु दर का संज्ञा दी जाती है। प्रसव पश्चात मृत्यु दर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और ये कभी कभी रिप्रेजेंट करने लगता है प्रसव के बाद की बात है, और प्रसव की बाद की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कभी कभी आपको मातृ मृत्यु दर को भी रिप्रेजेंट करने लगता है ये। तो ऐसे में गर्भावस्था, प्रसव दौरान या प्रसव के बाद, ठीक है, 42 दिन के भीतर, 42 डेज के भीतर, ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था के कारणों से होने वाली 15 से 49 वर्ष की महिला की अगर मृत्यु हो जाती तो उसको हम लोग बोलते हैं मातृ मृत्यु दर की अवस्था वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वहाँ पे एग्जैक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाल मृत्यु दर में 5 साल रखा गया है। और प्रसव पश्चात यानी प्रसव के बाद की बात अगर की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि प्रसव के बाद अगर जब आती है क्रियाविधि तो आप सोच रहे होंगे कि नवजात शिशु का भी हो सकता है, परंतु अब आप समझ लीजिए कि नवजात शिशु में 1 वर्ष से कम आयु की बात है। मतलब अब जाहिर सी बात है, इस यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जो मृत्यु होगी, इन सभी को 1 वर्ष के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर दर के रूप में जब व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग नवजात शिशु मृत्यु दर का नाम दे देते हैं। लेकिन आप कभी कभी प्रसव के बाद वाले क्रिया में, ये दोनों सिमिलर शब्द हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, एग्जाम में आप कंफ्यूज ना होए। जो जन्म के बाद की बात होता है, ये उसमें सारी चीज़ें शामिल हो गई, ठीक है, इसमें 5 वर्ष भी आपका इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक वो, अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि बाल तो बच्चे तो लिखा नहीं गया है, इसलिए प्रश्न को कंफ्यूज कर रहा है कि प्रसव के बाद का मृत्यु दर है ना। अब ये मृत्यु दर है किसका, मातृ का है कि बाल का है? लेकिन अगर बाल का होता तो 0.5 समझ जाते हैं, लेकिन मातृ का है तो 42 दिन के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मातृ मृत्यु दर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे था प्रसव वाला। और नवजात को आप ध्यान रखिएगा ये सबको, कि इसमें कहा गया 1 वर्ष से कम आयु को, 1 वर्ष से कम आयु को। और जो 5 वर्ष से आयु तक की पहुँचने से पहले, तो आप सोच रहे होंगे 5 वर्ष पहुँचने से पहले वो बाल आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो नवजात में है वो उसको 1 वर्ष रखा गया है। तो इन दोनों को वर्ष को रिप्रेजेंट करते समझ सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। तो जरा एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 समझ में आया आपको? सर, ये शिशु मृत्यु दर जो है ना वो 1 ईयर से कम में आ जाएगी, और जो नवजात है वो 1 महीने के अंदर 28 दिनों के अंदर जो होती है वो नवजात में आ जाती है, और जो प्रसव के पश्चात जो बच्चा तुरंत जन्म के बाद मर जाता है वो 24 घंटे के अंदर में आ जाती है। देखिए, हाँ, आप 24 घंटे के अंदर भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनिए, देखिए 1 वर्ष से कम आयु तो साफ शब्द लिखा गया है, ये आपका शिशु मृत्यु दर होगा। हाँ। आपको बता दूं, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जो अगर मृत्यु भी होती है, और उन सभी को 1 वर्ष के प्रति, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर मैंने क्या कहा, 1 वर्ष के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर भी पर दर्ग के रूप में जब हम व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो नवजात शिशु मृत्यु दर को रिप्रेजेंट करेगा। नवजात में आप 24 भी कह सकते हो, 6 वर्ष भी कहोगे, 12 वर्ष भी करोगे, ठीक है। प्रसव पश्चात मृत्यु दर को भी, ठीक है, 42 दिन की बात भी करोगे, साल भर। तो यहाँ पे कहने का मतलब प्रसव के बाद वाली प्रक्रिया चल रही है ना, प्रसव के बाद वाली प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ जन्म के समय भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जन्म के समय भी लिख, लेकिन जन्म के समय आप ना कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि प्रसव पीड़ा वगैरह वहाँ पे मेंशन की गई है जन्म के समय में। तो बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे डाला गया है। अगर किताबी भाषा अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में, तो उस समय की बात अगर आती है, अगर माता का मृत्यु दर होता है या माता अगर एक्सपायर कर जाती है, तो ऐसे में हम प्रसव के बाद वाले में शामिल कर लेंगे, उसको शामिल कर लेते हैं। हालांकि लिखा भी गया है कि हम शामिल करेंगे भी उसको, तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन प्रसव पीड़ा को जरूर वहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, फिर प्रसव पीड़ा वगैरह इन्वॉल्व, क्योंकि ऐसी कंडीशन प्रसव पीड़ा की बात होती है, प्रसव के समय की बात होती है जब, तब की बात। और प्रसव के बाद की बात आप समझ रहे होंगे, बाद की अलग होता है, समय की अलग होता है, दोनों में अंतर है ना। फिर उसके बाद बाल मृत्यु दर की बात करेंगे, तो वहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बता दिया कि 5 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले अगर बच्चा एक्सपायर कर जाता
है ना। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही सही रहेगा। हाँ सर, वही एनीमिक मदर होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे 56 के बारे में, देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 56 में कह रहा है आपसे कि रहन सहन के स्तर में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। अब नहीं किया गया है, ठीक है, तो रहन सहन में मकान आएगा, शिक्षा का स्तर भी आएगा, रोजगार भी आ जाएगी, आत्मसम्मान नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कभी कभी आपको हालांकि 2020 का जो पेपर हुआ था काफ़ी सरल पेपर आए थे 2020 में, बहुत ज़्यादा इजी पेपर आए हुए थे। और अब देख सकते हैं कि प्रश्नों में आत्मसम्मान साफ शब्दों में हो जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा, लगभग 5 से 6 प्रश्न ड्रॉप भी किए गए हैं, है ना। ऐसे प्रश्न बनाए गए थे 2020 में। आगे अगर हम बात करते हैं, नीचे दिए गए एक को अभिकथन ए कहा गया और दूसरे को तर्क आर से कहा गया। अभिकथन जो था, शिक्षा के स्वरूप सहभागिता आती है। क्या शिक्षा के फलस्वरूप सहभागिता आती है? क्या आप कहना चाहेंगे 57 में? बिल्कुल आती है, क्योंकि शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही पार्टिसिपेटन की भूमिका आती है। क्यों आप लोग क्यों बच्चों को भेज देते हैं प्री, जब नर्सरी LKG UKG होती है तो बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि वहाँ पे बच्चा जो है समाज का नियम सीखता है, पार्टिसिपेटन की भाग सीखता है, सारी चीज़ें सीखता है, हर एक बच्चे से ग्रुप में सीखता है, पीयर ग्रुप के बच्चे होते हैं। तो इस वजह से ये पॉइंट आपका सही रहेगा ए। और फिर कहता है अनभिज्ञता के कारण किसी भी क्रियाकलाप में सहभागिता में कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ये भी सही है, गलत नहीं है। कारण भी, कारण अगर जब वहाँ पे वो उन चीज़ों को अनभिज्ञ है, नहीं जानता है, अपरिचित है उससे, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें उसको सहभागिता होने में या पार्टिसिपेट करने में उसको कठिनाई महसूस होगी, है कि नहीं। जैसे अगर मैंने कह दिया कि कोई गेम खेल रहे हो आप, बच्चा पहले दिन स्कूल गया, अब उस बच्चों को भी गेम में शामिल करते हैं, आप ही लोग को ले लिया जाए अगर गेम में, अगर ना समझाया जाए आप लोगों को, तो आप लोग खुद थोड़ी सी अनभिज्ञ रहते हैं। जब अनभिज्ञ होने के नाते आप गेम में पार्टिसिपेट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, सिंपल सी बात है। अभी आपको मैं यहाँ पे मैथ के बारे में बताने लगूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अनभिज्ञ हैं आप वहाँ मैथ से, तो जब अनभिज्ञ हैं तो उसके लिए आपको समस्या होने लगती है सीखने में। तो अब ये बात है, तो दोनों देखो सही है। क्या आप कहना चाहेंगे व्याख्या होगी? देखिए यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सहभागिता यहाँ पे लिखा हुआ है, सहभागिता यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस तरीके की चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि भाई इस तरीके से व्याख्या नहीं दिया जाता है, ऐसा प्रश्न नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे बात थी शिक्षा के स्वरूप की बात, यहाँ थी अनभिज्ञता के कारण। तो अनभिज्ञता का कारण तो बताया गया, परंतु ये एजुकेशन में ही नहीं बताया गया, सामान्य जीवन दिनचर्या में बताया गया, है ना। तो ये हर मतलब किसी भी पार्टिसिपेट में हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये व्याख्या मत करिएगा। प्रश्न की जो कारण है, जो तर्क है, वो अलग स्टेटमेंट है। सहभागिता तो भाई है, बात सही है, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है सहभागिता यहाँ शिक्षा के परिणाम स्वरूप में है, यहाँ सहभागिता अनभिज्ञता के परिप्रेक्ष्य में है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा, व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है, याद रखिए। देखिए IFSW है, विश्वव्यापी परिभाषा में इसको समाज कार्य के अंतर्गत जो है परिभाषा में निहित किया गया है कुछ शब्द को। मैं अगर आपसे बात करूं तो ये आप लोग जानते भी हो, IFSW, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 1956 में, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जब परिभाषा दी गई थी तो वो समानता की बात की गई थी, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, आज़ादी की बात होनी चाहिए, स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, खुशहाली बढ़ाने की बात होनी चाहिए। सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसलिए पहला ही आपका सही हो जाएगा ABCD, है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। देखिए ये प्रश्न ड्रॉप कर दिया गया था, है ना। कारण क्या है कि ABCD ऑप्शन नंबर 4 में भी दिया गया है ना, इसलिए ड्रॉप कर दिया गया था। स्वस्थ रोग स्पेक्ट्रम निर्धारण चरण बिंदु है। देखिए स्वस्थ रोग स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, देखो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, ये ASD को रिप्रेजेंट करता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये भी प्रश्न गलत आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर ये भी प्रश्न गलत है। कारण क्या है भाई कि ये चरम बिंदु पर है, स्वस्थ रोग स्पेक्ट्रम के निर्धारक चरम बिंदु है क्या, है ना।
चरम बिंदु है क्या? तो ये प्रश्न गलत है, इसमें कोई ऑप्शन इसका मैच नहीं करेगा। अगर आप एएसडी की बात करते हैं और एएसडी के अंतर्गत सामाजिक असमायोजन की बात करते हैं तो ये उसका लक्षण मिल जाता। तो ये ऑप्शन सही था आपका, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, ये भी ड्रॉप कर दिया गया था प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 सूची 2। सामाजिक दूरी मापन के बारे में मैंने अभी लास्ट टाइम में ही एक बार प्रश्न आया था, मैंने पढ़ाया था, बताइए। बुगार्ड्स कब? याद नहीं आ रहा। 1959 में। सफ़ेद पोश जुर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट क्राइम, सदरलैंड। हाँ, वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, सदरलैंड, कब? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना? 40 है। और इसने 1909 में प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी दिया था। 1909 में क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। प्रभावी जाति, तो शब्दों से जहाँ पे जाति वगैरह कास्ट की बात होती है तो वो सीधा सीधा सा नाम है, श्रीनिवास का नाम आता है 1962 में। और लघु समुदाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है 1955 में। इसने बेसिकली मुख्य रूप से 3 बताए थे और एक चौथा भी है, जहाँ पे हाई लेवल के जब हम एजुकेशन या एग्ज़ाम में परीक्षा देते हैं तो चौथा आत्मनिर्भरता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आत्मनिर्भरता जो है वो चौथा है, अन्य के लिए आत्मनिर्भरता नहीं है। आप कभी ऐसा मत कह दीजिएगा कि अन्य के लिए आत्मनिर्भरता है, ऐसा गलत हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो याद रखिएगा, विशिष्टता है एक। नाम बताइए, अच्छा चला आप लोग। लघुता और सजातीयता और एक आत्मनिर्भरता, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 याद रखिएगा आप सब लोग। ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत कौन सा नहीं है आपको बताना है समूह कार्य का। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 161, तो योजनाबद्ध समूह निर्माण आपका सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। समूह में नेताओं के निर्णय के साथ एकजुटता होती है। देखिए, एकजुटता की अगर हम बात करते हैं ना तो ये भी आपका शामिल है, क्योंकि नेतृत्व की बात होगा तो जाहिर सी बात है नेतृत्व की भूमिका की बात की गई है। संसाधन उपयोग भी किया जाएगा, निष्पादन आधारित मूल्यांकन भी होगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे यस वाला आ गया तो ये भी प्रश्न ड्रॉप किया गया था, ठीक है। कॉमन नंबर सभी को दिए गए थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है। याद रखिएगा, ABCD जहाँ पे मिलेगा वही सही हो जाएगा, किसी में नहीं है ऑप्शन में ABCD था, है ना। देखिए, रॉबिसन के अकॉर्डिंग किसी समूह में संचार का मुख्य प्रकार है। आपको बता दूं रॉबिसन महोदय के बारे में थोड़ा सा। इन्होंने कम्युनिकेशन रॉबिसन सोशल स्किल दिया था 2003 में। कब दिया था? 2003 में कम्युनिकेशन रॉबिसन सोशल स्किल। और पता है, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड ने 3 से 4 बताया था, हालांकि ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेशन रॉबिसन सोशल स्किल को भी रॉबिसन ने 3 टाइप के बताए थे। एक बताया था नियंत्रण, और एक बताया था अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और एक आपको बताया था भावनात्मक अभिव्यक्ति की सूचना। ये 3 हैं रॉबिसन के अनुसार समूह के संचार के मुख्य कार्य। तो जब नियंत्रण रहेगा तो सही तरीके से संचार हो सकता है, मोटिवेशन से भी संचार हो सकता है, और भावनात्मक जो व्यक्ति की सूचना और सूचना की बात करेंगे तब भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप के ही हैं। बाकी सदस्यों पर शांत रहना और अपने लक्ष्यों की अवहेलना करने के लिए दबाव देना, तो ये तो जाहिर सी बात है ऑप्शन भी गलत लग रहा है, तो इसलिए गलत है ये। ऑप्शन नंबर ABC जहाँ पर होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? डी में है, 4 ऑप्शन में, यही सही है।
देखिए, सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 63 है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सामाजिक प्रतिरक्षा में निम्नलिखित में से किसके निवारण और नियंत्रण का प्रयास किया गया। अब ध्यान रखिएगा, निवारण नियंत्रण का प्रयास तो किया गया, लेकिन सामाजिक प्रतिरक्षा को रखा है। अब सामाजिक प्रतिरक्षा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। एक तो एक किशोर कर्तव्यच्युत और अपराध की निवारण करेगा, अनैतिक दुर्व्यापार का दमन होगा, नशाखोरी निवारण और पर नियंत्रण होगा, अवृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा भी होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सभी वाला वही आपका करेक्ट माना जाएगा। तो देख लीजिए ABCD किस ऑप्शन में है, 4 में है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी D वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 बात करेंगे कि अधिनियमों को सही क्रमानुसार दर्शाना है, क्रम के अनुसार दर्शाना है। और देखिए, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम जो है, एक्ट जो है वो 1923 का है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात करेंगे तो 1948 हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन अधिनियम की बात करेंगे तो 1952 होगा। और प्रसूति सुविधा या मातृत्व अधिनियम की बात करेंगे तो क्रम में लगा दीजिए। अब ये सभी ABCD क्रम में ही तो हैं। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ABCD नहीं, और ABCD चौथा, हाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, D वाला। ठीक है, यही सही हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किस तकनीकी में पारंगत होना चाहिए। आप लोगों को बताइए किस में पारंगत होना चाहिए। सभी लग रहे। पुनर्बलन नहीं आएगा ना सर? आना तो चाहिए। सभी होगा। आप अगर उसको मोटिवेट नहीं करोगे, पुनर्बलित नहीं करोगे, तो काम कैसे चलेगा आपका, काम में इम्प्रूव कैसे आएगा आपका। सारे के सारे शामिल है मैडम, विवेचनाएं भी हैं, परामर्श भी है, पुनर्वास भी है, पुनर्बलन भी है, आश्वासन भी है। इसी को पैरवी भी कहा जाता है। क्या होगा सर? विवेचना आपको सही तरीके से स्थिति का वर्णन करना आना चाहिए। किसी चीज को एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, व्याख्यात्मक है ना, इसलिए आपका सारे के सारे सही माने जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर D में है ABCD और ये करेक्ट है ना। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई आपके सामने फैक्ट नहीं था, ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न थे। आपके सामने 63 आपसे क्या बोल रहा है कि अभिकथन कि जानबूझकर स्थापित संबंध समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जानबूझकर स्थापित जो संबंध है वो समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये बात सही है? जानबूझकर जो स्थापित संबंध आपने किया है, सही है सर। सही होगा सर। बिल्कुल सही होगा कि जानबूझ के जो आपने संबंध स्थापित किया है वो समस्या को समाधान करने के लिए किया है, तो सही, जाहिर सी बात है, ये सही है आपका। और फिर कह रहा है कि संबंध स्थापित करना संपर्क बनाने का आवश्यक भाग है जिसके फलस्वरूप समस्याओं का निराकरण होता है, तो ये भी तो सही है। अब व्याख्या भी आपका यही बता रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट है, ऑप्शन A आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। मैंने आप लोगों को जब सामाजिक समूह का विकास की अवस्था बताया था, तो वहाँ पे आप लोगों से गर्लैंड, जोन्स एवं कोलंडनी का नाम हमने बताया था सन 1976 में। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था मान्यतापूर्व को ही पूर्व संबद्धता बोला जाता है। मैंने आप लोगों से क्रम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था क्या, अधिकार एवं नियंत्रण को लेकर, यानी अधिकार का मतलब होता है शक्ति या सत्ता, तो इसलिए आपका पहला A फिर D। फिर अगर बात करते हैं उसके बाद घनिष्ठता आता है,
उसके बाद क्या आता है, घनिष्ठता आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं घनिष्ठता के बाद अलगाव आता है। अलगाव कहीं पर है, विभेद को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसलिए आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। और फिर उसके बाद पृथक्करण हो जाता है, इसलिए आपका ये आ जाएगा लास्ट में। तो आप अलगाव को विभेद कह सकते हो, है ना, मैंने पढ़ाया था, आपको बताया भी था, है ना। और पृथक्करण को आप विभाजन भी कह सकते हो, ठीक है। इसने 6 टाइप में डिवाइड किया था, एक जो छठा था उसका समाप्ति था, याद रखिएगा। ऑप्शन बताइए, ए डी सी बी ई, ऑप्शन नंबर बी, बी सही है ना? देखिए मैंने जितने भी आप लोगों को करवाए हैं ना, वही सारे चीज़ें देखो प्रश्न में आ रहे हैं। पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा हूँ, इसलिए सभी लोग जो है इसको ध्यान से देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 22 दिसंबर 2002 को लाया गया था, तो ऐसे 2000 में लाया गया था, 2002 नहीं था, 2000 का। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर 2014, 14-15 बोल सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात अगर हम लोग करेंगे तो 1 मई 2015। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करेंगे तो हम लोग 4 मई 2017। ये अब आप मुझे यहाँ पे क्रम लगा के बताइए जरा, कौन कौन सा क्रम से जा रहा है। 2014, 15, 17, हाँ सही सही सही, वेरी गुड। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन में है, सी में, सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल। कालक्रमानुसार दर्शाना है। युवक दिवस 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक राष्ट्रीय युवा होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, है ना। राष्ट्रीय दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को होता है, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है सबसे पहले हालांकि 1999 में मनाया गया था इसको, है ना। और युवा को ये बेसिकली सर्वांगीण विकास करता है, 12 अगस्त वाला, है ना। और महिला दिवस की बात करेंगे तो 8 मार्च का। शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो 5 सितंबर का। 1 दिसंबर एड्स दिवस को। तो ये प्रश्न ड्रॉप किया गया था, कारण पूछ सकते हो आप, है ना। यही ऑप्शन नंबर ए की वजह से, याद रखिए। स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा। चलिए बताइए। सर ए अग्रस्त जनसंख्या। चलिए अब हम बताते हैं, आप सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 नंबर का। अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो आप ध्यान रखिएगा जो स्नोबॉल होता है, पहली बात तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें विपथगामिनी और अदृश्य जनसंख्या होती है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? ये व्यक्ति इसके लिए अदृश्य हुआ, एडमिन उसको जान नहीं रहा, वो उसको नहीं जान रहा है, ठीक है, ये इसलिए अदृश्य। इसके लिए औपचारिक है ये, लेकिन इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या है, अनौपचारिक है। गुणात्मक अध्ययन में आगमनात्मक का सैद्धांतिकीकरण किया जाता है, ये सही है। सहज प्रतिमान ढंग ना होने की समस्या को दूर करा जाता है, आपका ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति को चयनित नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में ये प्रोबेबिलिटी आ गया। ए बी सी ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही है। सी वाला थोड़ा समझाना तो समझ नहीं आया। सहज प्रतिचयन ढांचा ना होने की समस्या को दूर करता है,
ये सहज probable हो जाएगा। प्रति हाँ इसका मतलब तो प्रोबेबल हो गया ना, अगर देखो मतलब हमने यहाँ पे ढांचा की बात किया है, हमने ना कि चुनाव की बात किया है, स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। चुनाव और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। चुनाव जहाँ आप सहज तरीके से चुन लेते हो वो बात सही, वो प्रोबेबिलिटी में आता है। लेकिन जब सहज प्रतिचयन की बात हो रही है, उसके ढांचा ना होने की समस्या का दूर करना, समस्या का दूर करना, अगर ढांचा नहीं है समस्या का दूर करना, तो ये हालांकि अब यहाँ पे संख्या और बढ़ सकती है। ये संख्या फिक्स नहीं, जब तक आपको संतोषजनक डेटा नहीं मिलते हैं तब तक जनसंख्या बढ़ती रहती है, लेकिन अदृश्य के रूप में बढ़ती रहती है, हमें पता नहीं होता है। तो ये सहज प्रतिचयन का ढांचा नहीं भी है। हो सकता है अब यहीं तक हो जाए, यहीं तक हो जाए, आगे बढ़े ही ना, और समस्या को दूर भी कर दिया है, क्योंकि डेटा को भी कलेक्ट कर रही है आपके सामने। ये जो चैन मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी वाला ही सही है यहाँ पर, थर्ड। बाकी ऑप्शन यहाँ पे जो 4 वाला है ये गलत है। प्रत्येक व्यक्ति का तो बेसिकली फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मानसिक विमंदन, विमंदन का मतलब क्या होता है? मंदता। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। निम्न बुद्धिलब्धि आईक्यू से संबंधित है। देखिए एमआर का जो आईक्यू होता है वो कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था। 20 से कम को क्या बोला गया? गंभीर बोला गया, अति गंभीर बोला गया था। 20 से कम वाले क्या बोला गया था? अति गंभीर बोला गया था। इसकी इंग्लिश में आप नोट करेंगे सबसे बढ़िया रहेगा, सीवियर बोला जाता है इसको। और फिर 20 से 35 था तो इसको बोला गया क्या? गंभीर बोला गया। ये आपका सॉरी ये सीवियर होगा, ये सीवियर होगा, ये प्रोफाउंड होगा। लास्ट वाला क्या होगा? प्रोफाउंड होगा, प्रोफाउंड होगा। और फिर उसके बाद 35 से 50 बोला गया, ये आपका क्या होगा? मॉडरेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अति अल्प। और फिर 50 से 70 होगा, माइल्ड होगा। और फिर 70 से 90 होगा, बॉर्डर लाइन होगा, है ना। तो ये आईक्यू था। तो इसने कहा कि मानसिक विमंदन निम्न बुद्धिलब्धि आईक्यू से संबंधित है। तो ये निम्न के ही अंतर्गत आ रहे हैं, तो संबंधित है, ये उससे संबंधित है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसका सही जवाब आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि ये राइट है। फिर मानसिक विमंदन व्यक्तियों को एकाग्रता की कमी होती है, एकाग्रता की कमी होती है। और ये भी बात सही है भाई, उनका अटेंशन, आपने पढ़ा होगा ADHD के बारे में। अब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं मेंटल रिटार्डेशन में। ID इसको कहा जाता है, आजकल ID नाम दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिया गया है, बौद्धिक अक्षमता दिया गया, RPWD ने बोला है। तो ये तो सही है ना, दोनों सही हैं। लेकिन देखिए ये IQ लेवल की बात कर रहा है और ये लक्षण की बात कर रहा है। तो IQ बेसिकली, IQ का जो फार्मूला होता है MA/CA × 100, है ना, यही ना होता है। हाँ सर। तो हम इसको IQ इस तरीके से ज्ञात करते हैं तो हमारे सामने ये डेटा निकल के आता है, निष्कर्ष निकल जाता है, और ये लक्षण बता रहा है। तो इसलिए व्याख्या नहीं हो रही है, दोनों ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट रहेगा, है ना, दूसरा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिमानों का उल्लंघन करने की दशा में विधिक दंड दिया जाता है, क्या सही है? अगर प्रतिमान का आप उल्लंघन करने की दशा में या स्थिति या कंडीशन में हैं तो विधिक दंड दिया जाता है। अब प्रतिमान यहाँ पे ये नहीं बताने की कोशिश की जा रही है किस परिप्रेक्ष्य में है। हाँ, प्रतिमानों का आप अगर भारतीय संविधान की अगर मैं बात यहाँ पे लिख देता तो आप लोग सीधा सीधा कहते भैया ये तो सत्य है, लेकिन प्रतिमान है। अब प्रतिमान का उल्लंघन, कौन से प्रतिमान का उल्लंघन? तो मैं आपसे कहूँगा ये गलत है। प्रतिमान का उल्लंघन करने की दशा में मतलब विधान
प्रतिमान देखो विधिक दंड यहाँ पे, अच्छा अगर आपने प्रतिमान को विधान से भी रिलेट किया है, प्रतिमान को, ठीक है, आपने अगर विधान से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे विधान ना सोच के आप सोचे उसके परिपेक्ष में नमूना को, प्रतिरूप को, प्रारूप को, प्रतिमान हम उसी को कहते हैं। प्रतिमान एक रूपरेखा कहते हैं। प्रतिमान आदर्श के अनुरूप कार्य करना और व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया को बताना। तो जब निश्चित प्रक्रिया का उल्लंघन करने की दशा में विधिक दंड दिया जा सकता है तो गलत है। ये कहाँ दिया जा सकता है? चलते रास्ते पर कोई आ रहा है, किसी को भी दंडित कर रहे होगे, थोड़ी ना ये सारी चीज़ें। तो ये विधिक दंड गलत है। और प्रतिमान किसी व्यक्ति के व्यवहार को भी, अभी मैंने क्या बोला है, प्रतिमान जो होता है आदर्श के अनुरूप कार्य करना और व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। तो क्या आप नहीं कहोगे कि प्रतिमान किसी व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित करने का नियंत्रण का तंत्र है? बिल्कुल, ये सत्य है, ये सत्य है आपका, ये गलत है। तो ए गलत को करिए, आर को सही करिए। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। बताओ सहमत हो या नहीं? हाँ ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी 4। आगे बढ़िए। देखिए निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार लगाइए। बागान श्रमिक अधिनियम जो है 1951, खान एक्ट 52, बोनस एक्ट 65, उपादान अधिनियम 72। क्रम लगा दीजिए, लगा हुआ ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 74, मीन्स टेस्ट निम्नलिखित में से किन में किया जाता है? मीन्स टेस्ट है। अब ये प्रश्न आपके सामने है। मैं आपसे कहूँगा कि समाज सेवाओं की उपलब्धता में, बात को समझिए, ठीक है ना, मीन्स टेस्ट की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो समाज कार्य की उपलब्धता में बेसिकली ये एक प्रकार से गाइड करेगी। तो ये आपका सही रहेगा। समाज कल्याण सेवाओं में भी होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सेवाओं को उपलब्धता की बात करेगा, आदिवासियों के लिए सेवाओं की उपलब्धता। जो मीन्स टेस्ट है ना, ये आपका आदिवासी से संबंधित नहीं है, आदिवासी से संबंधित नहीं है मीन्स टेस्ट। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मैकडोनाल्ड का नाम। मैकडोनाल्ड महोदय ने मीन्स टेस्ट को सन 1931 में 1931 में दिया था, और उस समय इन्होंने समाज सेवा की उपलब्धता, समाज कल्याण और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होंगे उनके लिए बनाया था। आदिवासी और अनुसूचित जाति ऐसे लोगों के लिए सेवाओं की बात नहीं करता था। तो मैं आपसे कहूँगा ए बी सी लगाइए, ये सही है आपके सामने, ये आपके सामने सही रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए कहाँ पे है, नेशनल गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। देखिए यहाँ प्रश्न है कि एमएस रनाडे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महादेव गोविंद प्रार्थना समाज से। अब आपको अगर हम बात करें तो ये 1867 में मुंबई में। ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करते हैं 1828 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो 1905 पुणे में महाराष्ट्र में
गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य शोधक समाज की बात करेंगे अगर हम लोग तो 1873 महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले। तो याद रखिएगा सभी लोग, ये सारी चीज़ें हैं आप सबके लिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सामाजिक व्यवस्था में संरचनागत परिवर्तन लाना और प्रतिकूल परिवर्तनों को रोकने हेतु जनता को गोलबंद करने के लिए समाज कार्य को निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए। सामाजिक आंदोलन। देखिए, अब समझने की आप सभी लोग कोशिश करिएगा। सामुदायिक संगठन आएगा। यहाँ कहा कि सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक या संरचनागत परिवर्तन लाना है और प्रतिकूल परिवर्तन को रोकना है, मतलब अवांछनीय। जनता को गोलबंद करना है। संगठन ही होगा। करने के लिए समाज कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग कर रही है? तो ऑप्शन नंबर बी को कर रही है, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया को कर रही है। देखिए, जो सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली नवीन चेतना का उदय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को अत्यधिक परिभाषित करने की बात करता है आंदोलन। सामुदायिक संगठन आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं, इसलिए होगा नहीं। अब बात आपके सामने आती है PRA और RRA के बारे में। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम जब RRA की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रैपिड रूरल अप्रीजल, मतलब ग्रामीण तेजी से मूल्यांकन या त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन बोल सकते हो आप RRA को। बात आई PRA को। PRA बेसिकली क्या होता है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल होता है, तो सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की बात करता है। ये आपसे PRA जो बोलता है ये कहता है कि विधियों और व्यवहारों के एक परिवार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां लोगों को अपने जीवन और परिस्थितियों की वास्तविकताओं को व्यक्त करने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता हो, तो खुद के लिए योजना बनाता है PRA। लेकिन जब त्वरित की बात करते हैं तो त्वरित बेसिकली आपसे बोलता ये है कि एक बहुविषयक टीम योजना होती है, बहुविषयक टीम योजना होती है और क्रिया के लिए प्रासंगिक ग्रामीण जीवन और ग्रामीण संसाधनों पर जानकारी और परिकल्पनाओं को प्राप्त करती है। विश्लेषण करना, मूल्यांकन करने के लिए सरल गैर मानक तरीके को और स्थानीय लोगों को ज्ञान को नियोजित करने की बात करती है RRA। अच्छा, आप इसके अंतर्गत मैं आपसे बात करूं तो ये एक प्रकार से जो RRA है ये एक प्रकार से एनालिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सुविधा प्रदान करने की बात अगर कोई करता है तो वो आपका करता है PRA। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो RRA है वो आया था 1970 में और 1980 के दशक के बीच में इसका अंत हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आप ये 2 वर्ष याद रखिएगा RRA के परिप्रेक्ष्य में। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद, अगर हम बात करते हैं उसके बाद PRA को, तो PRA आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1980 से और 1990 के बीच में, तो दोनों वर्ष याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों के दोनों वर्ष। आपको अगर हम बात करें तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, बाहरी लोगों को या बाहरी लोगों द्वारा सीखने की बात करना, योजना परियोजना का प्रशासन की बात करना, ये आप लोगों से क्या बताता है? ध्यान रखिएगा सभी लोग, PRA बताता है। तो एक बार मुझे जरा स्पष्टीकरण करें, कितने लोगों को समझ में आया है RRA और PRA, जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई है? हो गया सर। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है समझ के रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, भूलिएगा मत। ठीक है, सतत कार्यवाही कौन करेगा? PRA करेगा।
नहीं, सतत अगर हम बात करते हैं सतत कार्यवाही पीआरए करता है। याद रखेंगे सभी लोग, कंटिन्यूअस वाली प्रक्रिया ये शामिल है, इस वजह से इसको सतत बोला जाता है। और योजना परियोजना प्रकाशन की बात करता है, योजना परियोजना प्रकाशन की बात करता है, योजना परियोजना प्रकाशन की बात करता है RRA। सरकारी क्षेत्र का संगठन कौन माना जाता है? सरकारी क्षेत्र का संगठन कौन माना जाता है? जो NGO है वो पीआरए माना जाता है। और जो RR के माध्यम से काम करता है, जैसे सहायता एजेंसियां, विश्वविद्यालय वगैरह रिप्रेजेंट होता है, वो RRA होता है। याद रखिएगा। कॉलेज वाले भी तो करवाते हैं सर पीआरए, तो हम भी करवाते हैं सर। नहीं हो जाता है, ऐसी बात नहीं आप, लेकिन सहायता के रूप में मैंने आपसे बोला है मुख्य उपयोगकर्ता। तो मुख्य उपयोगकर्ता आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उपयोगकर्ता जो बेसिकली मुख्य रूप से है RR का, वो सहायता एजेंसी है और विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिए सभी लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 1 मिनट होल्ड रखिए, जरा थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। चलिए अच्छा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 तक में 77 के जो है क्वेश्चन है, ये हम लोग जो है कल करेंगे, और कल वाले क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगा ये पेपर, ठीक है ना, कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है। सर 19 वाला तो कंप्लीट हो चुका है। हाँ 19 वाला कंप्लीट है, ठीक है, अगर चाहोगे तभी करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है ना, कंप्लीट है। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, है ना।